नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के सुपर एमसीक्यू सीरीज़ नंबर 90 में आपका स्वागत है। ये एमसीक्यू यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीजीटी जीडीसी DSSS पे यूपीएससी एवं अन्य समाजशास्त्र संबंधी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो विज्ञापन 50 लगा हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए इस एमसीक्यू को बनाया गया है ताकि एक टॉपिक से रिलेटेड जो प्रश्न बनते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप कवर कर सकें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम स्तरीकरण के प्रश्नों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्तरीकरण कहते हैं। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका वितरण जो है असमान ढंग से होता है, तब जाकर स्तरों में चीज़ें विभाजित होती हैं जी। ठीक है, जैसे मान लो बहुत ही ज़्यादा जिसको मिला है वो ऊंचे पद पर है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से एक स्तरीकरण की सीढ़ी बनती है। ठीक है, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ज़्यादा प्राप्त करने पर लोग स्तरीकरण में ऊपर हो जाते हैं और कम प्राप्त करने पर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम जानते हैं। पहला है शक्ति, दूसरा प्रतिष्ठा, तीसरा पुरस्कार। तो इसमें से देखिए सभी, ठीक है, यानी जो ऊपर पद में होते हैं उनको शक्ति भी मिलती है, प्रतिष्ठा भी मिलता है और पुरस्कार भी मिलता है। तीनों मिलेगा तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बड़े पदों पर आसीन हैं उनके पास शक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि वो छोटे पद वालों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। ठीक है, पावर दिखाते हैं। और प्रतिष्ठा होती है, समाज में ऊंची प्रतिष्ठा उनकी होती है, लोग उनकी प्रतिष्ठा के आधार पर उनका सम्मान करते हैं। उनको समय समय पर सरकार द्वारा पुरस्कार मिलते हैं, जैसे वेतन भत्ते हो गए, ठीक है, और भी जो पुरस्कार हो गए, तो वो सब चीज़ें आप उनको मिलता रहता है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी तीनों चीज़ें सही हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है समाज का क्या अर्थ है। देखिए, पेशेगत विभाजन है कि भाषागत विभाजन है, सामाजिक स्थिति के अनुसार विभाजन है या फिर क्षेत्रीय विभाजन। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है वो सामाजिक स्थिति यानी परिस्थिति जो होती है, परिस्थिति के आधार पर जो समाज का विभाजन होता है वो क्या है, वो सामाजिक स्तरीकरण कहलाता है। ठीक है, यानी ऊपर नीचे की परिस्थितियों के आधार पर, यानी सबसे ऊपर की परिस्थिति, ठीक है, सबसे बड़ा पद, उससे निम्न पद, उससे छोटा पद, उससे छोटा पद, इस प्रकार पदों की एक श्रृंखला होती है, उसको हम क्या कहेंगे, सामाजिक स्थिति यानी परिस्थिति के अनुसार विभाजन। यही क्या है, सामाजिक स्तरीकरण। फिर ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसका सामाजिक स्तरण का सिद्धांत कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। यानी प्रकारात्मक सिद्धांत की यहाँ बात की जा रही है, तो यहाँ किंगस्ले डेविस मूर का जो सिद्धांत है वो प्रकारात्मक है। ठीक है, इसके अलावा और जो सिद्धांत है वो सब क्या है, ये द्वंद्वात्मक है। ठीक है, और सोरोकिन का सिद्धांत अलग ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया। तो जो प्रकारात्मक ढंग से व्याख्या की वो मूर ने की, किंगस्ले डेविस मूर ने बताया कि जो समाज का विभाजन है वो स्तरों में विभाजित है, इसीलिए ठीक से कार्य कर सकता है। और यदि समाज के स्तर को ख़त्म कर दिया जाए तो समाज अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जो ज़्यादा योग्य है उनको ज़्यादा योग्य पद, बड़ा पद मिलना चाहिए, जो कम योग्य है उनको कम योग्यता वाला पद मिलना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि समाज के जो जिम्मेदारी वाले पद है वो योग्य लोगों को मिलेंगे, ऐसे लोगों को मिलेंगे जो जिम्मेदारी को संभाल सकें। ठीक है, और यदि निम्न क्वालिफाई लोगों को, निम्न बुद्धिमत्ता वाले लोगों को बड़ी जिम्मेदारी का पद दे दिया जाएगा तो वो लोग फेल हो जाएंगे उसमें। ठीक, तो यही बात उन्होंने कहा है कि सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत जो है वो समाज में स्तरीकरण की आवश्यकता को बताता है कि समाज में स्तरीकरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि स्तरीकरण नहीं रहेगा तो समाज नहीं रहेगा। ठीक है, ये बात किंगस्ले डेविस मूर ने बताई है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है कि सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है। तो सामाजिक स्तरीकरण का आधार किसे माना जाता है, वर्ण को, जाति को, शक्ति को या उपयुक्त सभी। तो आपने देखा होगा कि सामाजिक स्तरीकरण में वर्ण भी है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी सीढ़ी के आधार पर बना हुआ है। ब्राह्मण ऊपर है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, फिर उससे नीचे शूद्र है। ठीक है, वर्ण भी है। उसी आधार पर यदि जातियों की बात की जाए तो ढेर सारी जातियाँ और उपजातियाँ हैं। ठीक है, जो सबसे ऊपर की जाति, फिर उससे निम्न जाति, फिर उससे, उसमें भी शाखाएं, उपशाखाएं, इस तरह से क्या स्तरण है। ठीक है, शक्ति में भी स्तरण है, किसी को ज़्यादा पावर प्राप्त है, किसी को कम पावर प्राप्त है। ठीक है, तो योग्यता के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर ज़्यादा और कम पद लोगों को बड़ा पद प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी आंसर जो है वो सही है। ठीक है, वर्ण भी है, जाति भी है और शक्ति भी है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि आरोपित प्रतिष्ठा के मूल में होता है। आरोपित प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि वह प्रतिष्ठा जो हमको जन्म से प्राप्त होती है, जिसको प्राप्त करने के लिए हमको कोई प्रयास नहीं करना होता। ठीक है, उसको हम आरोपित प्रतिष्ठा कहते हैं। ठीक है, तो पहला है ऊंची आमदनी है, कि उच्च कोटि का ज्ञान है, कि वीरतामूलक कार्य है, या फिर ऊंची जाति में जन्म। ठीक है, तो इसमें देखिए
जो ऊंची आमदनी होती है ये हमारे हाथ में होती है। यदि हम ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा आमदनी करेंगे, और यदि कम मेहनत करेंगे तो हम कम आमदनी करेंगे। ठीक है। फिर है उच्च कोटि का ज्ञान, या फिर हम ज्ञान अर्जित करके, तो ज्ञान हम जन्म से तो प्राप्त कर नहीं सकते कि हमने जन्म ले लिया और हमको माँ के पेट से ही ज्ञान मिल गया। हमको ज्ञान को अर्जित करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। फिर है वीरतामूलक कार्य, तो वीरता को भी सीखना पड़ता है। ये आप कितने भी वीर हो, यदि आप जो टेक्निक्स हैं लड़ाई करने की वो आप नहीं सीखेंगे तो आप इस प्रतिष्ठा को नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन ऊंची जाति में जन्म जो है ये हमको जन्म से प्राप्त हो जाता है। ठीक है। हमको क्या करना है, बस एक परिवार में जन्म लेना है जो कि ऊंची जाति में, समाज में ऊंची प्रतिष्ठा रखता हो, और हम ऊंची जाति के हो जाएंगे और हमको आरोपित प्रतिष्ठा मिल जाएगी, यानी जन्म लेते ही हमको वो सम्मान मिलने लगेगा। ठीक है। हमको इसके लिए कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो ये प्रदत्त परिस्थिति का रूप है। प्रदत्त परिस्थिति के साथ साथ आरोपित प्रतिष्ठा और आरोपित चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 8 है कि जब सामाजिक परिस्थिति का निर्धारण जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर, यानी जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसको जन्म के साथ साथ कुछ चीज़ें मिलती हैं। जैसे ब्राह्मण में जन्म लिया तो समाज में वो ऊंचा माना जाएगा। यदि शूद्र में जन्म लिया तो समाज में लोग छुआछूत मनाएंगे और उसको निम्न दृष्टि से देखेंगे, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। किसी ऊंची जाति में जन्म लेना, नीची जाति में जन्म लेना, उसका कोई इसमें दोष नहीं है, ना ही उसका कोई योगदान है ऊंची जाति में जन्म लेने में। ठीक है। लेकिन फिर भी होता क्या है कि जन्म के आधार पर उसको उच्च और निम्न मान लिया जाता है। तो ये किस रूप में जाना चाहता है, वर्ण स्तरीकरण है क्या। ठीक है। तो वर्ण बिल्कुल नहीं है। फिर वर्ग स्तरीकरण, ये अर्जन पर निर्भर करता है। हम चाहे तो आज हम मजदूर वर्ग में हैं और कल हम मेहनत करके बड़े पद पर बैठ जाए तो क्या होगा, हम वह स्तरीकरण में ऊंचा स्थान प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। उसी तरह से वर्ण भी है। वर्ण में क्या होता है कि व्यक्ति अपने गुण और कर्म को बदल कर ऊंचे वर्ण में जा सकता है। खुला स्तरीकरण है तो इसमें व्यक्ति को पूरी छूट होती है कि वो अपने स्थितियों को परिवर्तित कर सकता है, अपने ज्ञान को बढ़ाकर, अपनी कुशलता को बढ़ाकर ऊंचे पद को धारण कर सकता है। तो बचा यहाँ पर बंद परिस्थिति। ठीक है। तो बंद स्तरीकरण जो होता है इसमें जन्म और आनुवंशिकता के आधार पर ही व्यक्ति की परिस्थिति निर्धारित होती है, और जिस परिस्थिति को व्यक्ति जन्म के आधार पर प्राप्त कर लिया उसे वो बदल नहीं सकता। जीवन पर्यंत मृत्यु के समय तक उसको वही परिस्थिति मिलती है। यदि ब्राह्मण में जन्म लिया तो मरते दम तक उसको सम्मान मिलता रहेगा। यदि शूद्र में जन्म लिया तो कितनी भी ज्ञान को, कितनी भी चीज़ों को अर्जित कर ले, कुशलता को अर्जित कर ले, लेकिन उसे सम्मान नहीं मिल पाता। ये बात बंद स्तरीकरण के लिए होती है। ठीक है। तो याद रखिएगा, खुला स्तरीकरण में व्यक्ति को पूरी छूट होती है कि वो अपनी योग्यता में परिवर्तित करके ऊंचे पद को धारण करे, जबकि बंद स्तरीकरण में व्यक्ति जिस कुल में जन्म ले लिया है, जिस परिस्थिति को उसने समाज में धारण कर लिया है, उसको वो चेंज नहीं कर सकता। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विविधीकरण का उदाहरण है, ना कि सामाजिक स्तरीकरण का। तो कौन सा ऐसा है जो सामाजिक विविधीकरण का उदाहरण है, सामाजिक स्तरीकरण का नहीं है। तो वर्ग देखिए सामाजिक स्तरीकरण का उदाहरण है, भूस्वामित्व भी है। ठीक है। ज़्यादा भूमि आपके पास है तो आप ऊंचे हैं, और कम भूमि है या फिर भूमि छीन गई तो आप स्तरीकरण में नीचे आ जाएंगे। ठीक है। शक्ति भी है, देखिए अर्जन की जाती है, पावर जिसको कहते हैं। ठीक है। तो इसको आप अर्जन करते हैं। लेकिन लिंग जो होता है ये हमारे बस में नहीं होता। ठीक है। ये हमारे बस में नहीं होता कि हम स्त्री के रूप में जन्म लें या फिर पुरुष के रूप में जन्म लें। तो लिंग जो होता है वो विभेदीकरण का उदाहरण है। ठीक। फिर अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, समाज की उच्चता व निम्नता के क्रम में स्थायी विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। तो उच्चता और निम्नता के क्रम में जो स्थायी विभाजन होता है वो जाति में होता है। ठीक है। यहाँ देखिए स्थायी शब्द यदि नहीं होता तो आप कुछ और भी इसमें लगा सकते थे, लेकिन यहाँ स्थायी की बात कर दी गई है। जाति व्यवस्था पूर्णतः स्थायी होती है। उच्चता और निम्नता के क्रम में जाति का जो विभाजन होता है वो पूर्णतः स्थायी रूप से होता है। आप एक बार जिस जाति में जन्म ले लिए उस जाति को आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसका अवलोकन सामाजिक स्तरण के संदर्भ में यह है कि सामाजिक असमानताएं चेतन रूप से समाज में स्थापित की जाती है। तो यहाँ देखिए चेतन रूप की बात की गई है। ठीक है। चेतन रूप का मतलब क्या है कि व्यक्ति जानबूझकर सामाजिक असमानता को बना रहा है। ठीक है। और सामाजिक असमानता में व्यक्ति ने ये जानबूझकर किया कि हाँ इस व्यक्ति को हम असमान कर देंगे, नीचे कर देंगे, इसको हम ऊपर कर देंगे तो हमारी जाति के लोग ऊपर रहेंगे हमेशा। ठीक है। तो इस तरह से जब सोच समझ कर विचार करके यदि हम
क्या करते हैं, सामाजिक असमानता को स्थापित करते हैं। चेतन रूप का मतलब है पूर्णतः जागरूकता में, पूरे होशो हवास में जब असमानता को बनाया जाता है, ठीक है। तो ये बात किसने कही है, ट्यूमिन ने कही है। ट्यूमिन ने और कार्ल मार्क्स ने, दोनों ने यह कहा है कि असमानता इसलिए बनाई गई है ताकि कुछ लोग समाज के अन्य लोगों पर शासन कर सके, ठीक है, दूसरे लोगों का शोषण कर सके, इसीलिए बनाई है। यहाँ पर देखिए मार्क्स होता तो ट्यूमिन और मार्क्स दोनों हो जाता, ठीक है। इसमें से आप एक को नहीं कह सकते थे क्योंकि मार्क्स ने भी यही बात बोली है और ट्यूमिन ने भी यही बात बोली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सामाजिक स्तरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया जो शुरू होती है वो कैसे शुरू होती है और किस क्रम में शुरू होती है इसको। तो पहला मूल्यांकन, विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, लाभप्रद, ठीक है, ये नहीं है क्योंकि पहले हम मूल्यांकन नहीं करते। दूसरा विभेदीकरण, श्रेणीबद्धता, मूल्यांकन और लाभप्रद, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है, क्योंकि पहले विभेदीकरण होता है, ठीक है, स्त्री पुरुष और इस तरह से चीज़ें जन्म लेते हैं, इस तरह से लोग जन्म लेते हैं। और उसके बाद श्रेणीबद्धता, श्रेणी होता है, स्त्री में कैसी स्त्री, विवाहित स्त्री, अविवाहित स्त्री, बिना बच्चों वाली स्त्री, बूढ़ी स्त्री, किस तरह से, ठीक है, तो श्रेणीबद्धता होती है। उसके बाद मूल्यांकन होता है, जब हम रिसर्च करते हैं तो इसमें पहले विभेदीकरण करते हैं, फिर श्रेणीबद्ध करते हैं, फिर मूल्यांकित करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, फिर लाभप्रद देखते हैं कि क्या लाभ हो रहा है, क्या हानि हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो सामाजिक स्तरण की प्रक्रिया है उसका सही अनुक्रम है, पहले विभेदीकृत करते हैं, फिर श्रेणीबद्ध रूप में उसको हम क्या करते हैं, श्रेणीबद्ध करते हैं, फिर करते हैं मूल्यांकित उसको, ठीक है। मूल्यांकन करने के बाद देखते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, फिर लाभप्रद देखते हैं क्या लाभ है क्या हानि है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है कि बंद स्तरीकरण का सबसे स्पष्ट उदाहरण किस समाज में देखने को मिलता है। तो बंद स्तरीकरण का उदाहरण जो है वो सबसे ज़्यादा हिंदू समाज में मिलता है, ठीक है, क्योंकि हिंदू समाज में जाति चलती है, ठीक है, जाति बंद स्तरीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है। और ये मुस्लिम समाज में नहीं है, ईसाई समाज में नहीं है, आदिवासी समाज में नहीं है, यह है किसमें, केवल हिंदू समाज में, ठीक है। तो बंद स्तरीकरण का सबसे बड़ा उदाहरण यदि देखें तो हिंदू समाज है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि स्तरीकरण व्यवस्था सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है, कथन किसका है। तो स्तरीकरण व्यवस्था जो है वो सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होती है। मूल्यों की बात अगर आएगी तो आप ज़्यादातर पार्सन्स को ही लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि मूल्यों जो मूल्य निर्धारणवादी कहा जाता है वो पार्सन्स को ही कहा जाता है। उन्होंने हर चीज़ का कारण मूल्यों को ही मान लिया है, ठीक है। उन्होंने स्तरीकरण में भी बताया कि जो लोग मूल्यों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, समाज की बात ज़्यादा मानते हैं, समाज के नियमों को ज़्यादा फॉलो करते हैं, समाज उसको पुरस्कृत करता है, समाज में ऊंचा पद देता है। लेकिन जो लोग समाज के मूल्यों को नहीं मानते, समाज उसको निम्न पद देता है, ठीक है। तो मूल्यों, सामान्य मूल्यों से उत्पन्न स्तरीकरण की व्यवस्था को किसने माना, पार्सन्स ने माना, ठीक है। तो यदि प्रश्न इस प्रकार से पूछता है कि किसने कहा है कि समाज के मूल्यों को जो मानते हैं उनको समाज में ऊंचा पद मिलता है, पुरस्कार और पद मिलता है, जबकि जो समाज के मूल्यों को नहीं मानते उनको समाज में निम्न पद मिलता है, तो ये भी आप पार्सन्स लगाएंगे। और यहाँ पर यदि स्तरीकरण मूल्यों से उत्पन्न होता है किसने कहा, तो भी पार्सन्स लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जातिगत स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने पदक्रम का प्रयोग में लिया तथा भारतीय समाज को पदक्रमित किया। तो ड्यूमा ने देखिए जाति स्तरीकरण की बात की है, ठीक है, आपने ड्यूमा को पढ़ा होगा। तो ड्यूमा क्या है, उन्होंने जाति के स्तरीकरण की बात की है, किस तरह से जाति में स्तरीकरण होता है, ठीक है। और इनके सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि यह कथन किसका है कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह तथा भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्तरण की आवश्यकता होती है। तो यह बात किसने कही है कि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह और भूमिका आवंटन को सुनिश्चित करने के लिए सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता होती है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि किंगस्ले डेविस और मूर ने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत बोला और उन्होंने कहा कि समाज में यदि प्रभावशाली भूमिका निर्वाह करना है, यदि समाज में सही ढंग से सभी को, सही व्यक्ति को सही भूमिका मिले और सभी लोग अपना अपना कार्य अच्छे ढंग से करें, इसके लिए आवश्यक है कि स्तरीकरण किया जाए और सबसे योग्य व्यक्ति को सबसे बड़ा पद मिले और अयोग्य व्यक्तियों को अयोग्य व्यक्तियों वाला पद मिले, ठीक है। तो ये बात किंगस्ले डेविस एवं मूर ने कही है और इसमें यही बात निकल के आ रही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सामाजिक स्वर से अभिप्राय अनेक ऐसे व्यक्तियों से है जिनका आक्षेपतः समान होता है। क्या होता है समान, देखते हैं। तो सामाजिक स्वर से अभिप्राय है क्या है, देखते हैं। समान परिस्थिति, ठीक है, समान परिस्थिति, भूमिका अथवा अन्य सांस्कृतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह होता है। ये होता है कि भूमिका, स्थिति अथवा अन्य आर्थिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह, स्थिति, परिस्थिति तथा अन्य राजनीतिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह।
फिर डी है परिस्थिति पद अथवा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सांस्कृतिक कर दिया है, फिर आर्थिक कर दिया है, फिर राजनीतिक कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं, जबकि ये सही क्या है, सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह, पद परिस्थिति तथा अन्य सामाजिक प्रासंगिक लक्षणों का समूह। तो जहाँ सामाजिक स्वर की बात है, सामाजिक परिस्थितियों की बात है, तो वहाँ पद होता है, परिस्थिति होता है और लक्षण होते हैं जो, ठीक है। पद और परिस्थिति के अलावा भी सामाजिक लक्षण कहलाएंगे, इसमें आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षण सही नहीं होगा सामाजिक स्वर में। ठीक है, तो इस प्रश्न को और भी अलग अलग ढंग से पूछा जा सकता है, जैसे सामाजिक स्वर क्या है, यही दे दिया, सत्य है कि असत्य है, इस तरह से चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि सामाजिक स्वर का मतलब है पद, परिस्थिति तथा अन्य सामाजिक लक्षणों का समूह, यानी एक स्वर में है, पद भी मिला है उसी व्यक्ति को, परिस्थिति भी मिली है, ठीक है, समाज में उसको सम्मान भी मिला है, जीवन शैली भी मिली है, और उसी स्वर में उसकी सारी चीज़ें, कपड़े, उसके खान पान, उसकी और चीज़ें जो है वो परिवर्तित हो गई हैं। ठीक है, और भी लक्षण उसके चेंज हुए। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गरीब है और उसको जैसे ही पद मिला तो आप देखेंगे उसके कपड़ों में चेंज आता है, उसके बोली में चेंज आता है, उसके जो सर्कल होता है, सामाजिक सर्कल होता है, उसमें भी चेंज आता है। ठीक है, कुल मिलाकर देखा जाए तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक स्तरण संबद्ध व्यक्तियों द्वारा निष्पादित किए हुए वास्तविक कार्य से विशेष व्यक्तियों, संस्थाओं या दोनों के अधीन संस्थाओं की उत्कृष्ट शक्ति तथा नियंत्रण से निकलते हैं, इससे क्या अभिप्राय निकलता है। तो यहाँ पर देखिए इस पूरी चीज़ में ये बताया गया है कि सामाजिक स्तरण में कुछ व्यक्तियों को ज़्यादा बड़ा पद मिलता है। ठीक है, जैसे विशेष व्यक्तियों की बात की गई है, संस्थाओं तथा दोनों के अधीन रहने की बात की गई। ठीक है, उत्कृष्ट शक्ति यानी कुछ व्यक्तियों को ये चीज़ें मिलती हैं और उनके नियंत्रण में दूसरे लोग रह रहे हैं। तो इसमें जो बात कही जा रही है वो असमानता की बात कही जा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि जहाँ सार्वजनिक नीतियों का संबंध है, सामान्यतः सामाजिक संस्तरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को माना जाता है। यहाँ पर देखिए एक प्रश्न आपका ये भी तैयार हो गया कि जो सार्वजनिक नीतियाँ सरकार के द्वारा या फिर संस्थाओं के द्वारा बनती हैं, ये सामाजिक स्तरीकरण के प्रकारवादी सिद्धांतों को प्रबलता से पोषित करती हैं। ठीक है, और यदि प्रश्न आता है कि सार्वजनिक नीतियाँ जो हैं वो सामाजिक स्तरीकरण के किस सिद्धांत से संबंधित होती हैं, तो वहाँ पे प्रकारवादी सिद्धांत हो जाएगा। तो आपका ये एक प्रश्न तैयार हो गया। फिर क्योंकि ये यथापूर्ण स्थिति को समर्थन देते हैं तथा उन्हें प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, प्रतिबंधित करते हैं। तो यथापूर्ण स्थिति मतलब जो सामाजिक स्तरीकरण बना हुआ है, यानी जो ऊँचे पद के योग्य है उन्हें ऊंचा पद मिलेगा, जो निम्न पद के योग्य है उन्हें निम्न पद मिलेगा। तो ये जो यथापूर्ण स्थिति बनती है इसको ये समर्थन देते हैं। ठीक है, तो ये जो कथन है ये सत्य है। ठीक है, तो यहाँ पे सत्य ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ट्यूमिन के अनुसार सामाजिक स्तरण के परिणाम स्पष्ट रूप से दृष्टिगत होते हैं लोगों के। ठीक है, कौन सी चीज़ों में स्पष्ट होते हैं, जीवन अवसरों में स्पष्ट होते हैं या जीवन शैलियों में स्पष्ट होते हैं, आचरण संबंधी संस्थागत विन्यासों में, मूल्यों, अभिवृत्तियों, विचारधाराओं में, या फिर विकास झुकाव में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें देखिए ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्योंकि दूसरा यानी जीवन शैली में परिवर्तन होता है, जब सामाजिक स्तरीकरण मिलता है व्यक्ति को, ऊपर का पद मिलता है तो जीवन शैली में परिवर्तन होता है। फिर दूसरा है कि आचरण के संस्थागत विन्यासों में, यानी व्यक्ति को कैसा व्यवहार करना है, उसमें जो परिवर्तन आता है कि कौन से औपचारिक साधन है, कौन से औपचारिक नीतियाँ हैं जिसके आधार पर हम व्यवहार करेंगे। फिर विकास झुकाव में हमारा विकास किस स्तर पे होगा, किस दिशा में होगा, ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। ठीक है, तो ट्यूमिन ने जो 3 चीज़ें बताई इसमें देखिए ट्यूमिन के अनुसार बात की जा रही है। ट्यूमिन ने सामाजिक स्तरीकरण के 3 चीज़ें बताई हैं। पहला है व्यक्ति के जीवन शैली में परिवर्तन होता है, दूसरा है आचरण संबंधी संस्थागत विन्यासों में परिवर्तन होता है, और तीसरा है विकास झुकाव में। ठीक है, ये आंसर सीरीज 19 है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में बताइए ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा मदद मिल सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।